नमस्ते, मैं हूँ ज़ीशा अमलानी और मेरे साथ आज जुड़ने वाले हैं अमान और अयान अली बंगाश। ये है बेहतरीन सरोद प्लेयर्स, आप जानते ही होंगे, बट इनकी जो लेटेस्ट एल्बम निकली है हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और भी कई सारी बातें होंगी, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। ये है द ललन टॉप। नमस्कार, मैं हूं अमान अली बंगश और आप मुझे देख रहे हैं लंदन टॉप। नमस्कार, मैं हूं अयान अली बंगश और आप मुझे देख रहे हैं लंदन टॉप में। So thank you so much for doing this with us. It's an absolute delight and privilege to be here. So Thank you for having us on the show. Thank you. Thank you, such a pleasure. Likewise. तो मैं तो पहले आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये recently आपकी जो रिलीज है, you've decided to tie up for this cause, जो कि है Justice for Every Child campaign, जो कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के साथ है। आप हमें उनके बारे में बताइए और आपने कैसे डिसाइड किया कि आप इस कॉज से जुड़ना चाहते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या रहा है? हम लोग 2014 में जब कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल पीस प्राइज मिला था, तो हमारी खुशकिस्मती थी कि पिताजी के साथ अमान भाई और मैं उस अवसर पर we had performed in Oslo in the peace ceremony and also at the peace concert. और तभी एक अंदर से आवाज आ रही थी कि इनके संस्था के साथ हम जुड़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। लेकिन ये समय की बात है कि हम लोग भी फिर व्यस्त रहे प्रोग्राम्स में और सब लोग अपने जीवन की यात्रा में हम लोग we all got busy. लेकिन मोर रिसेंटली एक और एक पैशनेट एक फीलिंग आई अंदर से कि हम जुड़ना चाहते हैं। तो उनका ये जो कैंपेन है जस्टिस फॉर एवरी चाइल्ड, तो वी गॉट इन्वॉल्व विद दैट। तो हमने अपना एक नया ईपी इसलिए प्रोड्यूस किया है जिसका नाम हमने वी फॉर लव दिया है। तो इट्स मेनली टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर सत्यार्थी जी's फाउंडेशन, और जो कुछ भी बहुत ही हम्बल तरीके से प्रोसीड्स कलेक्टेड ऑफ द सीपी गो डायरेक्टली टू द सत्यार्थी फाउंडेशन। तो हमारे साथ बहुत बड़े बड़े कलाकार जुड़े हैं इस सीपी में और रिसेंटली वी रिलीज्ड इट अ फ्यू डेज अगो। तो आई जस्ट होप एंड प्रे लोगों को ये एल्बम पसंद आए और सुने सब लोग इसको। बहुत धन्यवाद। इट्स अ रियली ग्रेट कॉज। आपने सोचा इतने वक्त के बाद एंड देन केम बैक टू इट और आपने मेक श्योर किया कि आप इनके साथ कोलैबोरेट करें। साथ में आपने काफी आर्टिस्ट्स के साथ भी कोलैबोरेट किया है एंड सम ऑफ देम बॉलीवुड के बहुत बड़े नाम, हिंदी सिनेमा के बहुत बड़े नाम। तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा और आपने उनको क्या ब्रीफ दी थी? जैसे फॉर एग्जाम्पल करण जौहर जी है, आपका ब्रीफ क्या था उनको? Obviously with Karan bhai, we've known him for the last 10-15 years as a good friend of ours. वो हैं पुराने दोस्त हैं। महेश काले जी को मैं भाई और मैं काफी सालों से जानते। शुभा जी को तो खैर बचपन से हम लोग बड़े हुए उनके सामने। परेश मेहती जी अगेन। So these are all very close people with we are associated with. तो ये इनको बस इतना ही बताना था कि हम बच्चों के लिए कर रहे हैं और ये वो बच्चे हैं जिनके साथ हादसे हुए हैं और ये वो 2 मिनट के और 5 मिनट के वो गंदे लस्ट के चक्कर में आप एक बच्चे की जिंदगी खत्म कर देते हो। वो बच्चे जिसको आगे का 80 साल 90 साल और जीना है, उसका माइंड डिस्टॉर्टेड हो जाता है। तो ये एक फीलिंग अंदर से, क्योंकि खासकर अयान भाई के 2 खूबसूरत बच्चे हैं टचवुड, तो उनकी ऐसी एज है भी, वो 8-9 साल के हैं। तो उनको जब देखते हैं हम लोग, तो अब ज्यादा फीलिंग आती है। ये फीलिंग अब ज्यादा रूज में आ गया है कि अरे बच्चे, सबके बच्चे ऐसे ही होंगे। दे आर सो फॉर्चुनेट, दे आर अनफॉर्चुनेट वंस जिनके लिए कुछ करना चाहिए हम लोग को। और मोस्ट ऑफ द बच्चों को तो लोग अबैंडन्ड हैं और मतलब जिनको कोई देखता नहीं ना पूछता है, सड़क पे पड़े हुए बच्चे। ये तो सत्यार्थी जी लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम, कि आप कलेक्टिवली बच्चों को दे एजुकेटिंग द किड्स अगेन, उनको वो साइकोलॉजिकली ठीक कर रहे हैं वापस। तो म्यूजिक इज गॉड्स लैंग्वेज। मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ, ये भगवान ईश्वर खुदा का जबान होता है, ये उनकी बानी होती है ये। तो इसके जरिए हीलिंग प्रोसेस के ये पूरा जो एल्बम बना है, और इसमें किसी आर्टिस्ट ने कुछ चार्ज नहीं करा ऑन अ कमर्शियल लेवल। चाहे परेश मेहती जी जिन्होंने इसको पेंट किया, या करण भाई जो बोले इसमें, या मालिनी जी, या महेश काले, शुभा मुदगल, कर्श जी, सब लोग जो, तो एवरीवन इज डेडिकेटेड फॉर दिस नोबल कॉज। एंड
ये खूबसूरतियत है हमारे कंट्री की, कि कोई मजहब नहीं देखता, कोई कुछ नहीं देखता, बस वो इंसानियत देखते हैं। एज इंडियंस वी आर स्टिल वन ऑफ द बेस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड, जहाँ इंसानियत बहुत बड़ी बात है। हम तो यही उम्मीद करते रहेंगे कि ऐसे ही चले, लोग इकट्ठे एक साथ बस इंसानियत ही देखे। दैट्स जस्ट द आइडियल, दैट्स व्हाट वी टेक प्राइड अबाउट इन आवर कंट्री एज वेल। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि आपका प्रोसेस क्या था, मतलब फ्रॉम व्हेन यू थिंक ऑफ द आइडिया और आपको लगता है कि इस बारे में बनाना चाहिए या ऐसे बनाना चाहिए, टू फाइनली जब आप प्रोड्यूस करते हो या जब वो फाइनल ट्रैक आपका बनता है, वो प्रोसेस क्या होता है दोनों का? देखिए, बहुत जो आर्टिस्ट इस एल्बम में है हमारे साथ, एक्चुअली एक रूहानी तौर पे ख्वाहिश रही कि इनके साथ कभी कुछ करेंगे, बट इट नेवर हैपेंड। सब लोग अपने वी वर ऑल बिजी इन आवर कॉन्सर्ट्स एंड एवरीथिंग। लेकिन ये जो समय बीता है 2 साल, आई थिंक बहुत समय, इवन एवरीवन गॉट टाइम कि इंटरनली हम we slow down and look into so many other things of life. तो इसलिए बस ऑर्गेनिकली सब कुछ हुआ। कर्ज भाई के साथ पहला ट्रैक हुआ जो ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में है। मालिनी अवस्थी जी वाला जो ट्रैक है वो थोड़ा ठुमरी एलिमेंट है उसमें। शुभा जी वाला ट्रैक जो है उसमें ज्यादा क्लासिकल एक पूरा कलर है। और महेश भाई के साथ एक बहुत ही खूबसूरत प्राचीन भजन है, जानकी नाथ, लेकिन उसकी अरेंजमेंट बहुत कंटेम्पररी है। तो इट्स ऑल एक अलग अलग तरीके से हर ट्रैक को पेश किया गया है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सत्यार्थी जी के साथ एक मुलाकात हुई हमारी, हमने इजाजत लिया उनसे कि क्या कैन वी डू समथिंग म्यूजिकली, बिकॉज हमारे घर में द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज म्यूजिक एंड दैट्स द ओनली थिंग वी कैन डू in a very humble level. आपने कोई इम्पैक्ट देखा है सो फार ये कोलैबोरेशन का? I mean, I think जो हमारे नॉर्मल फ्रेंड्स हैं, कॉमन फ्रेंड्स हैं, वो तो हमेशा दे वेरी सपोर्टिव, बट इस बार मीडिया ने बहुत इसको प्रमोट किया है, बिकॉज आई थिंक हर इंसान ने कोविड के बाद, ये पूरे लॉकडाउन के बाद एक ही चीज रियलाइज किया है कि वी शुड एज ह्यूमन बीइंग्स गिव समथिंग बैक टू सोसाइटी। हम लोग खाली सोसाइटी से चीजें लेते हैं, हमारी आदत रही है, इंसानियत मतलब ये फितरत है। तो आई थिंक बिकॉज आई थिंक एवरीवन इज वांटिंग टू डू मोर फॉर द नॉट द प्रिविलेज्ड वंस, जिसको हम कहते हैं, जो आज अच्छा लगता है कि कोविड का पूरा वक्त निकल गया, हेल्थ सबकी ठीक ठाक है, बहुत लोग लॉस्ट आउट ऑन लॉट ऑफ पीपल, बट जो लोग रह गए, कहीं ना कहीं ऊपर वाले का करम है कि सब लोग ठीक हैं। तो वो एक ग्रैटिट्यूड आई थिंक ह्यूमंस में आ गई है, मुझे जो लगता है पर्सनली ज्यादा ग्रैटिट्यूड आ गया है। और बिकॉज ऑफ द ग्रैटिट्यूड फीलिंग हम लोग ने ये एल्बम किया है, एंड आई थिंक पीपल आर रियली एक्सेप्टिंग इट एंड दे आर रियली प्रमोटिंग इट इन देयर ओन हैंडल्स। और हर इंसान इसको अपने हिसाब से प्रमोट करना चाह रहे हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो पैसे आएंगे वो बच्चों को जाएंगे। तो आपको वो रखना है कि बेशक आप डोनेशन मत, मतलब जनरली हम डोनेट नहीं कर पाते, तो ऐसे एल्बम को आप सपोर्ट करिए, तो उसका सीधा एक किसी बच्चे की शक्ल में मुस्कान आ जाएगी। ओके, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये आइडिया जो इंसेप्शन हो वो कैसे हुआ? एक को आइडिया आता है और फिर वो दूसरे को, अपने भाई को कॉल करके बोलता है मुझे लगता है ऐसे करना चाहिए, या मैं ये सोच रहा था। आप दोनों का प्रोसेस कैसे होता है? नो, इनफैक्ट आयान भाई, मेरे भाई ने आयान भाई बहुत दिनों से कह रहे थे कि बिकॉज हम लोग ऑलरेडी सत्यार्थी साहब को नोबेल पीस प्राइज अवार्ड में, he had asked my father and bhai and me to perform, and so tab se my brother Ayan bhai was always saying that we should do something together इनके organization। और वो बस यही जो भाई बता रहे हैं कि लॉकडाउन में ये बात और स्पीड पकड़ लिया कि now we should meet him। तो मिले, फिर म्यूजिक डिस्कस हुआ, कौन कौन आ सकते हैं। और आयान भाई, you want to say something how those होते हैं? नहीं, I think this is how it happens। और देखिए, हम लोग क्योंकि इंडिविजुअल भी प्रोजेक्ट्स करते हैं, कॉन्सर्ट्स करते हैं, लेकिन ज्यादातर काम साथ करते हैं हम लोग, तो एक डिस्कशंस हैपन ऑल द टाइम। लेकिन ये ऐसी यात्रा थी इस पूरे वी फॉर लव की, कि इट ऑल, मतलब जहनी तौर पे या रूहानी तौर पे विद अमान भाई, इट जस्ट हैपेंड, एवरीथिंग जस्ट हैपेंड। दिस वाज
I don't think November, मतलब October तक I even fathomed कि we'll be ready with the EP and everything. And everything's very transparent. I mean, even the donation, जो कोई भी जहाँ भी stream हो रहा है album, जो digital booklets बने हैं album के, the stream directly is at the Satyarthi Foundation. So and you know, यही हम लोग जैसे अमान भाई ने कहा, I think after I became a parent, I also felt more passionate about this cause. तो ये एक unfortunate reality है, which is there not just in India, लेकिन all over the world. लेकिन किसी का हक नहीं बनता कि किसी बच्चे का बचपना हम छीन लें उससे. तो इसलिए I hope we can raise awareness, educate the children, और उनके mental health के लिए भी बहुत काम ये foundation is doing. तो इसलिए इट्स एन ऑनर फॉर अस कि हम ऐसे फाउंडेशन के साथ जुड़ सके. एन ऑनर फॉर अस कि आर्टिस्ट ऐसे सोचे और फिर इतने ऐसे प्रोजेक्ट्स करे और कोलैबोरेट करे. पॉसिबल होगा कि आप हमारे लिए थोड़ा सा प्ले करें या कोई टीजर या थोड़ा सा बिट? इंस्ट्रूमेंट तो आई डोंट हैव अभी साथ में, बट आई थिंक आयान भाई we can we'll share the, please show the video. You have a nice video which with Karsh Kalia bhai, तो वो जरूर आप देखिए, and I hope everyone enjoys it, and please hear all the tracks whenever possible. बिल्कुल. Now coming to the two of you, आपके पिताजी आपके गुरु रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप दोनों ने अपना पर्सनल स्टाइल कैसे डेवलप किया? देखिए, यू नो, कहते हैं कि अगर स्टाइल डेवलप हो भी गया तो यू शुड नॉट बी अवेयर ऑफ इट, और मुझे लगता नहीं है स्टाइल अभी फिलहाल, बिकॉज इतनी ज्यादा ख्वाहिश है कि वी वांट टू बी लाइक आवर फादर. बिकॉज मेरे अंदर वो रिबेलियसनेस नहीं है कि मैं अपना स्टाइल बनाऊंगा, अपनी छाप बनाऊंगा. वो छाप बन जाती है अननोइंगली. कहते हैं व्हेन यू लीव समथिंग टू गॉड ही कंप्लीट्स योर वर्क. अगर आप सभी कुछ खुद ही करोगे तो फिर ईश्वर के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं आपने करने के लिए. तो अभी खाली गुरु आप चुनते हो बिकॉज यू वांट टू बी लाइक योर गुरु, यू नो. फिर मैं देखता हूँ कि आप गुरु की तरह बनना चाहते हो, बीच में नहीं गुरु से हटकर करूंगा, हट के दुकान लगाऊंगा, तो वहां आदमी प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो अभी फॉर माय ब्रदर एंड मी, एम इज टू बी लाइक आवर फादर एंड ऑल्सो गेट इन्फ्लुएंस बाय अदर म्यूजिशियंस, द ग्रेट स्टॉलवर्ड्स जो हमारे चारों तरफ है. सबको सुनिए, सबसे जो अच्छी चीजें ले सके लीजिए. और एक दिन अवार्ड तो वो होता है सबसे बड़ा जिस दिन आपके गुरु आपको कहते हैं बेटा आई थिंक तुम्हारा थोड़ा स्टाइल बन गया अपना. बट वो अभी नीड नहीं है इतना ज्यादा. आई एम मोर हैप्पी जैसे अगर कोई इतना बस बोल दे कि आप दोनों के अंदर आपके पिता की रूह आ गई है, वो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है. तो कोशिश उसकी है फिलहाल. वो कहते हैं ना कि ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाते नहीं है, बन जाती हैं. बन जाती है. दिस इज द सेम, इट्स द सेम लॉजिक इन लाइफ फॉर एनी क्रिएटिव आर्टिस्ट, कि आप अगर एक लक्ष्य बनाए कि नहीं मैं अलग रहना चाहता हूँ या मैं अपना स्टाइल, वो ऑर्गेनिकली होता है तो वो एक चीज है. लेकिन आप उस यात्रा में निकल जाए कि मैं अपना स्टाइल ही बनाऊंगा, सबसे अलग करूंगा, ये करूंगा, वो अलग ही हो जाते हैं. फिर आप you have to be kind of adapt to what is around you, and it's एक बहुत ऑर्गेनिक प्रोसेस होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है, एंड इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. आप जब 80 साल के भी हो जाए तब भी साधक हैं, और the learning never stops. Should never. This is a beautiful thought. But कभी आप बचपन से कर रहे हो, right? तो कभी आपको लगा कि ऐसे प्रेशर है to live up to, you know, पिताजी की जो लेगेसी है, जो फैमिली की लेगेसी है, कभी प्रेशर फील हुआ आपको? नहीं, प्रेशर तो अच्छी बात है, बिकॉज आई टेल यू कि जिन लोगों पे प्रेशर है नहीं उनसे कोई डिमांड ही नहीं है. तो प्रेशर उन पे आता है जिनसे लोग कुछ उम्मीद रखते हैं. So I think getting pressure is the biggest compliment. Getting criticized is the biggest compliment. Because आप जब जू जाते हैं सबसे पहले टाइगर को देखना चाहते हैं, सांप को देखना चाहते हैं, आप क्रोकोडाइल, आप कभी जाकर डियर को नहीं देखना चाहते. So anything that you are scared and critical about, you always notice it much more. So I feel pressure रहा है, और ये भगवान का सबसे बड़ा करम है कि people have always expected from us, people have also criticized, also praised. So I think हाँ, अगर और देखिए प्रेशर व्हाई नॉट. अगर आज आयान भाई और मैं उस्ताद अमजद अली खान साहब के बच्चे नहीं होते तो जो भी छोटा बहुत हम लोग ने आज हासिल किया है इसको और 25-30 साल लग जाते. तो एक बहुत बड़ा आपको जंप तो मिलता ही है ऑफ बीइंग समवन्स सन और डॉटर. सो वो एक्नॉलेज करना है. ये नहीं कह सकते कि नहीं हमने सब कुछ खुद किया है.
नहीं किया है, मेहनत, बहुत मेहनत की है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म हमको और वो अटेंशन हमको वालिद साहब की वजह से, माँ के वजह से, गुरु की वजह से मिला है। बट वो इनिशियल था। अभी पीपल डू नोटिस यू दैट यू सो एंड सो सन, बट यू नो एंड ऑफ द डे आप कोई शैम्पू या साबुन तो हो नहीं कि आपको प्रमोट किया जाएगा। अगर आप अच्छे हो तो लोग लेंगे, नहीं लेंगे तो दूसरा कुछ और पसंद कर लेंगे। सो टुडे इट्स सो ट्रांसपेरेंट नाउ एवरीथिंग दैट आप किसी के ऊपर किसी को पुश नहीं कर सकते। एक जमाना था शायद आप कर सकते थे, बट अब तो सब कुछ इतना इतना खुल गया है सबके सामने कि यू पिक अप व्हाट यू वांट बेसिकली। सो दुआ यही करते हैं कि लोगों का प्यार मिलता रहे, बस दैट्स द पंच लाइन ऑफ एवरीथिंग, कि प्यार मिले लोगों से, मोहब्बत लोगों को हमसे, हमारे संगीत से हो। आपको कभी ग्रोइंग अप कभी ऐसे लगा कि आप कुछ और करना चाहते हो या अपने मन का कुछ करना चाहते हो? जैसे अब अयान जी के आपके जो ट्विन्स है, जी आपने एक इंटरव्यू में पहले बोला था कि वो अपने मन का करे, अपना फॉलो करे, बट इतना आसान नहीं होता ना। मतलब इतनी जनरेशन से जो आपके फैमिली में है, तो आपको कभी ऐसा लगा? देखिए, आई थिंक लॉकडाउन की सिल्वर लाइनिंग ये थी कि आई कुड स्पेंड टाइम एंड टीच देम। पहले वही था कि हम लोग सब अपने प्रोग्राम के रफ्तार में थे, एंड सो आई वुड सिट विद देम, लेकिन आई वाज नॉट गिविंग इनफ टाइम। लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड, जब सब दुनिया बंद हो गई, तो जब मैं आई हैड नो चॉइस, बट आई फॉर लॉन्ग आवर्स आई वुड सिट विद देम। So they, I mean, showed good, they responded well. लेकिन वही है, मैं आज भी कहता हूँ कि I mean, वो मेहनत करते रहें, if this is something they want to do. At the end of the day, देखिए, जो feeling of responsibility होती है, वो आवाज अंदर से आती है। I mean, I cannot communicate what responsibility is. Like my अब्बा साहब ने सिखाया हमें और एक माहौल मिला हमें घर में, लेकिन प्रोग्राम के 4 दिन पहले अगर कोई जाके रियाज शुरू करे 6-6 घंटे का या 4-5 घंटे का, नाउ दैट रियलाइजेशन आपको, दैट हैज टू कम फ्रॉम विद इन, सो इसलिए एंड ऑफ द डे यू शुड डू what makes you happy. That is the most important thing. In our case, obviously, I think maybe Aman bhai found his calling little later, लेकिन बचपन से मुझे लगता था मुझे यही करना है। मैं कोई जीनियस नहीं था, लेकिन मुझे लगा I was very happy in this field. I think Aman bhai wanted to do other things, but when he got into it, तो जिस पैशन से फिर ये आए, then वो एक he became a मिसाल to most young musicians कि भाई रियाज करना है तो ऐसे करना है, so everyone has a calling at every given point of time in life. कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने भी रामायण 80 साल की उम्र में लिखी। Jay, we are waiting for your Ramayan now. तो सबकी अपनी कॉलिंग है, और ये एल्बम और म्यूजिशियंस कोई सही नहीं, कोई गलत नहीं, वी ऑल आर द सेम, एवरीवन इज द सेम। बस ये कि कुछ लोग की कोशिश और हार्ड वर्क को सराहा जाता है, कुछ लोग के हार्ड वर्क, और मैं इस बात भी मानता हूँ कि अगर आपको सराहा नहीं जा रहा है तो अपने अंदर खामी आपको ढूंढनी पड़ेगी कि व्हाई एम आई नॉट वर्किंग, व्हाई इज माय म्यूजिक नॉट वर्किंग। ये कहना बहुत आसान होता है, अरे उनको समझ नहीं है। देखिए, वॉट एवर सेलिंग, आज जो भी चीज बिकती है, चाहे म्यूजिक हो, चाहे फिल्म हो, चाहे आपके टीवी चैनल्स हो, या जो भी हैं, बिकॉज उसमें एक ऐसी चीज आ रही है कि लोग उससे कनेक्ट हो रहे हैं। सो इट इज नॉट अबाउट, इट्स नॉट अबाउट कि बहुत अच्छा है बहुत बुरा है, बस ऐसा हो, सिंपल हो कि लोगों तक पहुंचे वो चीज। तो दुआ यही करते हैं कि एल्बम लोगों तक पहुंचे और इसके जरिए लोग बच्चों के लिए, बच्चों को उनको उनके प्रति कंट्रीब्यूट करें और मदद करें। थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि जोहान एंड अबीर ऑलरेडी उन्होंने ये गाना रिलीज किया है अपने दादाजी के लिए। They need blessings, please. आप दुआओं में याद रखें उन्हें। हम सबको। जी, तो अब मैं आपको थोड़ा वक्त में पीछे ले जाना चाहती हूँ। जब आपने अपनी ट्रेनिंग शुरू की, तो आपको क्या लगता है कि जैसे गुरु के साथ आप ट्रेन करते हो वर्सेस आप एक म्यूजिक स्कूल में ट्रेन करते हो, वो उसका अंतर क्या होता है? और अगर आज हमारे देश में, भारत में, कोई अव्वल दर्जे का जैसे सरोद प्लेयर बनना चाहे, तो क्या प्रोसेस रहेगा, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात है कि जो आपने बोला कि स्कूल और कॉलेज में सीखने और बाहर घर में सीखने में फर्क ये है कि स्कूल कॉलेज में पास और फेल का कॉन्सेप्ट होता है।
और घर में पास फेल कुछ नहीं होता है, एवरीडे यू पास एवरीडे यू फेल, तो उसमें आपको जज नहीं किया जाता है। स्कूल में डिस्क्राइब कर देते ही इज अ स्मार्ट आर्टिस्ट, इज अ वीक आर्टिस्ट। घर में ऐसे नहीं होता है, घर में ये होता है कि मेहनती है, थोड़ा कम मेहनती है, तो मेहनत करो। गुरु तो क्लासिकल म्यूजिक, एनी क्रिएटिव लाइन आई फील बुक नॉलेज से नहीं सीखी जा सकती है। इंस्टीट्यूशन में प्रॉब्लम क्या है, वो बुक नॉलेज पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो वहां से बच्चा निकलकर स्कूल टीचर बन जाता है। बहुत सारे आपके मूवी क्रिटिक्स हैं जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में गए लेकिन थियोरी इतना कर लिया कि वो क्रिटिक बन गए, एक्टिंग नहीं कर पाए। तो कहने का मतलब है घर में आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज होना, उठना बैठना, सलाम नमस्कार, पैर छूना, कदम बोसी करना, ये सब आपको आना चाहिए। ये दिस इज अ पार्ट ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक खाली स्टेज पे नहीं है, म्यूजिक है घर से स्टेज की जर्नी, दैट इज अ कॉन्सर्ट। वो कॉन्सर्ट इज जस्ट अ रिपोर्ट कार्ड कि आई गुड और बैड, बट आपका कॉन्सर्ट जो है वो कहते हैं ना जिम, वो 1 घंटा जिम का नहीं होता जो वर्कआउट करते हो, 23 घंटे आप जिम के बाहर क्या करते हो वो आपकी बॉडी बनाता है। तो ये सॉरी दूसरा आपने क्या पूछा, मैं भूल गया दूसरा सवाल। No, yeah, I think you asked. That I can answer. Yeah. No, I think देखिए all of what Aman has said, that's one thing, and साथ साथ यही है कि see if you are learning for the love of music, वो एक चीज है कि आप passionate हैं और with anything else you are doing in life, you want to learn an instrument or an art form, वो एक चीज है। लेकिन if you want to make this into a profession, और आपका जो सवाल था कि अव्वल दर्जे का, नॉट जस्ट सरोद सितार, वोकल, एनीथिंग, अगर आप वो यात्रा if you want to take, then nothing has changed than 100 years ago। वही गुरु के पास जाइए आप, जैसे अमन भाई ने कहा उठना बैठना सीखिए, what this, you see, this field is not just practical knowledge or theoretic knowledge, एक पूरे फील्ड का मिजाज होता है, everything is important। So आज बहुत अच्छा गाना बजाना करने हैं, I mean, and now people have they have the ability to post their work from wherever they are। पहले ये एक मेन चीज था कि हमें मौका नहीं मिला, एक मेन इशू रहता था। आज if someone is good, no one can stop someone's growth today। लेकिन वही क्या कहूँगा I mean, as a closure to your question, कि मतलब you have to learn from a guru and you have to leave things to God। Because creative field में किसी को नहीं मालूम कल क्या होगा, whether you will make it not make it, किसी को नहीं मालूम। नहीं, और क्रिएटिव लाइन की एक बहुत बड़ी एक चीज है जो मैं आई लाइक टू टेल यंगस्टर्स आल्सो कि लॉजिक ये है कि अगर आप किसी की अच्छाई करोगे तो शायद आपकी अच्छाई तो होनी है, लेकिन आप अगर किसी की बुराई करोगे तो 100% वो अच्छाई नहीं होने वाली कभी। तो ये एक पॉजिटिव रहना है लाइफ में कि दूसरा मुझसे अच्छा है और मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। ये नहीं देखना किसी को कि यार मैं इससे क्या सिखाऊंगा आज, ये तो बड़ा वीक आदमी, ये क्या है, मैं तो ये मैं को हटाना है। आपको अपना संगीत पचाना है। क्रिएटिव लाइन में आप देखिए, कोई भी इंडस्ट्री में आप देखिए, सक्सेसफुल वो है जो पचा पाया है इसको। जिसको बदहजमी हो गई वो रिवर्स गियर में चले गया, उसको खुद नहीं पता उसकी गाड़ी पीछे जा रही है। तो ये जो सिर्फ अयान भाई बता रहे थे कि हमारे लाइन में मोर देन म्यूजिक, तहजीब, तमीज, उठना बैठना, बड़ों का सम्मान, छोटों का लिहाज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज। ये इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और इस पे जो ध्यान नहीं दे रहा वो अनफॉर्चुनेट है। इट्स ओनली अबाउट टाइम वो रिवर्स गियर में आ जाएगा गाड़ी उसकी, विदाउट हिम नोइंग और हर नोइंग। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सर झुकाकर अपना चुपचाप काम करिए और मेहनत करते जाइए, बट जस्ट कीप योर ब्लिंकर्स राइट देयर। थैंक यू, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स है ये सारे। आपको अपनी पहली क्लास याद होगी जब आपने स्टार्ट किया अपने गुरु के साथ? एक विविड मेमोरी है कि अयान भाई को गोद में उठाकर अब्बा सीढ़ी से ऊपर ले जा रहे थे पुराने वाले घर में, आई वाज फॉलोइंग, और वो रूम में बैठकर हारमोनियम में कुछ गाना चल रहा था। मुझे वो याद है, वो एक सीन याद है, बट उसके बाद तो इट वाज रोज का ही था, मतलब खाना पीने की तरह। म्यूजिशियंस के फैमिली में म्यूजिक का मतलब द एक्साइटमेंट फॉर द चाइल्ड टू बिकम अ म्यूजिशियन बिकम्स बिफोर द डिलीवरी ओनली। फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब हमारी मदर ने बहुत म्यूजिक सुना when she was carrying Aman bhai first and then me, and जब हॉस्पिटल में पहली बार आई बिलीव अब्बा साहब held Aman bhai, he sang to his ear,
he sang to my ear. नहीं, और हमारे तो- फैमिली में एक राग है, वो राग बता, मतलब इट्स नॉट, वी डोंट टॉक अबाउट इट, बट वो हमारे Please do पूर्वजों में talk about it. नहीं, I mean it's that one small thing जो रखा है घर के अंदर, बाकी तो our lives are public, you know. So basically वो एक राग है जो father to father for the last 4-5 generation वो राग गाया जाता है कानों में. So anyway, so in essence, I think तालीम तब से शुरू हो जाती है, लेकिन again आपको कुआं रोज खोदना है. You are your best judge. You are only as good as your last concert. Like today, We For Love is out there, and I hope it makes a difference. Creatively, for Aman Bhai and me now, we have to move forward. We have handed over this work to the universe, और अब यहाँ हमारा काम हो गया. मतलब आप बेसिकली यू अगली कैन यात्रा अब शुरू करनी है. बेसिकली म्यूजिशियंस में क्या होता है, एक्टर्स में भी क्या होता है, यू इन लव विद द स्क्रिप्ट और दैट एल्बम टिल इट्स नॉट लॉन्च्ड. द डे इट्स लॉन्च्ड, अनफॉर्चुनेटली उस दिन वो आपने बहा दिया पानी में, जा चुका आपसे दूर, फिर आपका नहीं रहा. You win it to the world. Now उसके बाद you have to break that love for that work and go for the next project if you want to grow as a musician. अब वो बहुत लोग हैं जो रीमिक्स करते जाते हैं, एक ही चीज की, उसी चीज को 10 किस्म से मतलब सर्व करते हैं, तो वो बिकॉज यू आर नॉट मूविंग ऑन इन लाइफ. आई एम नॉट सेइंग हम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जनरली कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आपने जो काम किया उसको भूल जाइए, अब नया काम शुरू करिए, मूव ऑन. तो जब आपकी एल्बम रिलीज होती है तो आप वो डिटैचमेंट करते हैं कि अब ये मेरा नहीं रहा, अब ये सारा जनता का हो चुका है? बिकॉज वो इतिहास में चले गया ना, इट्स गॉन, इट्स यस्टरडे. आई कांट, यस्टरडे वाज फन, गॉड्स ग्रेस, थैंक यू भगवान, थैंक यू खुदा, दुआ करता हूँ कल अच्छा हो. And another very important thing, which is very important for all creative people, or I think individuals in life, one should also move on and do newer things. You should never live in the past. वो एक समय था, those are lovely memories, but then it's so important to reinvent yourself and keep, like जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं, अकेला चलो रे, चलते रहिए, you have to keep walking. Okay. तो अब to do with your music and to do with the industry, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हो या पूरी दुनिया में कोई भी सीरीज हो, कोई पिक्चर हो जहां पे आपको लगता है कि सरोद का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है, चाहे फिर वो ओपनिंग क्रेडिट्स हो, एंड क्रेडिट्स हो, कोई गाना हो, आपको सुन के लगा कि ओह एक्चुअली वो मूवी थी कभी अलविदा न कहना, उसमें महादेवन जी और ईशान रॉय ने को करण भाई ने शायद बोला था कि आई वांट अमान एंड अयान टू प्ले अ म्यूजिकल पीस. तो फॉर सम रीजन डेट्स के कोई इश्यूज थे, नो वन गॉट इन टच विद अस, एंड लेटर व्हेन वी हर्ड दैट पीस, इट वाज एक्चुअली मेड फॉर सरोद ओनली, दैट पीस. बट वो बजाए सिंथ में, किसमें बजा आई डोंट नो, बट अगर वो बजता तो सरोद के लिए उससे अच्छा आई हैव नॉट. एंड इन द पास्ट बॉम्बे में तो कितने अच्छे सरोद प्लेयर्स थे बैक इन द 60s एंड 70s जिन्होंने बजाया, लेकिन सरोद हमेशा दुख में बजता था. जैसे शनाई, जब कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो शनाई बज रही है, कोई शादी हो रही तो संतूर बज रहा है, कोई मर गया तो वहाँ सरोद बज रहा है. तो तो सरोद हैज नाउ कम टू अ न्यू स्पेस आई थिंक ओवर द टाइम. और बट सरोद ज्यादा यूज नहीं हुआ है इन इंडियन सिनेमा एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज उस जमाने में प्लेयर्स कम थे मेरे ख्याल से, और सितार और संतूर बहुत और फ्लूट बहुत इस्तेमाल किया गया है, एज यू मस्ट हैव हर्ड इट, बट सरोद ज्यादा इस्तेमाल एक्चुअली नहीं किया गया है. But around the world, कोई सीरीज, कोई पिक्चर जब आपने सुनी और आपको लगा कि इन्होंने जो यूज किया है पूरा जस्टिस किया है, या बहुत used सरोद as an instrument? जी नहीं, सरोद कम यूज हुआ है, इवन इंटरनेशनली सरोद कम ही यूज हुआ है, लेकिन नाउ थिंग्स आई थिंक आई हियर सरोद इन अ फ्यू प्लेसेस, लेकिन ऐसा कोई गेम चेंजिंग मतलब एलिमेंट नहीं देखा मैंने, लेकिन सरोद हैज अ ग्रेट स्कोप. बट अगर कोई नाम सामने आता तो एक बहुत ही विद्वान विदुषी लेडी थी, विदुषी जरीन दारूवाला जी, बॉम्बे की हैं, और उन्होंने बहुत सरोद बजाया और बहुत खूबसूरत सरोद बजाया उन्होंने, बिकॉज सरोद इन बॉम्बे का वो पूरा श्रेय सिनेमा में उनको जाता है. So वो एक नाम हम ले सकते हैं बिकॉज वो है. And she recently passed away though. लेकिन अगर हम बात करें किसी हिट मूवी में सरोद इस्तेमाल नहीं हुआ है मेरे, I can't think of it. अगर हुआ तो हुआ है, I can't think of it.
तो ऑब्वियसली देन इट बेग्स टू बी क्वेश्चन, मेरा अगला सवाल यही होगा कि आपने नहीं सोचा आप करना चाहते हो बॉलीवुड में, आपको लगता है स्कोप है, तो आपको लगता है कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हो जो एक्साइटिंग हो जहां आप कुछ करना चाहोगे? अब कोई पूछेगा तो जरूर, यू नो, सो बेसिकली आल्सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट यू, भाई एंड आई एम आल्सो वेरी, थोड़ा हम अप्रोच को लेकर हमें लगता है कि अगर करना है तो बहुत ही अच्छे पैमाने में होना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक वी आर वेटिंग फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी, अगर कोई अच्छा मौका मिलता है जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। बट Because वो ये आजकल कि I think interesting, there's a scope now because there's so many things outside the box. लेकिन वही है कि I think the way the industry functions, very few people come out of their comfort zone. एक फॉर्मूला बना हुआ है, अगर एक पूरा एक, so no one likes to do things outside. लेकिन I hope कुछ अच्छा, if something comes our way, जरूर we'd love to do that. ठीक है, थैंक यू, आपने इतना वक्त दिया। Thank you. बस थैंक जाते यू, जाते थैंक यू।